6 राज्यों की 7 सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों पर हमारी महाकवरेज जारी है। यूपी में भी एक सीट पर हुए उपचुनाव की काउंटिंग चल रही है। ये सीट है गोला गोकरनाथ। रुझानों में बीजेपी गोला गोकरनाथ की सीट पर आगे चल रही है। 15वें राउंड में बीजेपी उम्मीदवार 19,788 वोट से आगे थे, लेकिन आपको बता दें जब 18वां राउंड वहां पर आया तो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, अब 19वें राउंड पे देखिए 26,125 वोट से आगे चल रहे हैं अमन गिरी। और अमन गिरी यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट हैं। उनके पिता यहां पर विधानसभा के मेंबर हुआ करते थे, लेकिन विधायक जी की मौत होने के बाद, उनके पिता की मौत के बाद बीजेपी ने उनके बेटे को मैदान में उतारा और अमन गिरी इस वक्त 19वें राउंड पे 26,125 वोट से आगे चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब 19वां राउंड चल रहा है, करीब 32 राउंड यहां पर होने हैं, ऐसे में बीजेपी का कैंडिडेट अगर 26,000 वोट से आगे चल रहा है तो उसके मायने बहुत क्लियर हो जाता है। लेकिन इस सीट पर आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ उनके तमाम जो डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने जाकर प्रचार किया था, पूरी ताकत लगा दी थी और उसी का शायद नतीजा है कि यहां पर बीजेपी आगे नजर आ रही है। हमारे साथ रुचि कुमार जुड़ी हुई है। रुचि, एक उपचुनाव हो रहा है, एक सीट है, लेकिन मुख्यमंत्री का जाना, डिप्टी सीएम का वहां पर जाना, बड़े नेताओं को जाकर प्रचार करना और वहीं पर अखिलेश का वहां से नदारद होना, आखिरकार ये सीट इतना इंपॉर्टेंट है या फिर इसके कोई जो नतीजे हैं वो बहुत दूरगामी हैं? देखिए, ऐसा है कि ये पूरा ये दिखाता है कि बीजेपी किस तरह से पूरी ताकत लगाकर हर चुनाव लड़ती है, चाहे वो कोई छोटा चुनाव हो रहा हो या बड़ा लोकसभा का चुनाव हो रहा हो। अब ये बाई इलेक्शन है और ये सीट बीजेपी के पास थी, उनके विधायक की मौत हुई है, वहाँ सिंपैथी वोट है और उनकी छवि वहाँ पर अच्छी थी, ये सब चीज़ बीजेपी जानती है। लेकिन कैंडिडेट चुनने से लेकर उसमें कोर कमेटी की मीटिंग हुई, सारे पहलुओं पर बात की गई, उसके बाद अमन गिरी को टिकट दिया गया और प्रचार में बीजेपी ने पूरी ताकत अपनी झोंक दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक हों, बीजेपी के मंत्रियों की पूरी फौज वहां पर पहुंची प्रचार करने के लिए। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने वहां पर डेरा डाल रखा था, पूरा संभाल रहे थे प्रचार का काम। तो पूरी ताकत से बीजेपी ने ये चुनाव लड़ा और ये सारे चुनाव बीजेपी इसी तरह लड़ती है और जो जीत हासिल करती है उसके पीछे एक मेहनत भी बहुत बड़ा फैक्टर होती है कि आप अगर मेहनत करेंगे तो उसका नतीजा जरूर अमित आपको मिलेगा। वो हमें दिखता है कि ये बाई इलेक्शन हो, लेकिन बीजेपी ने उसको ऐसे नहीं छोड़ा। यहाँ भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, लेकिन एक चीज मैं इसलिए जानना चाहता हूँ, आपको याद होगा कि जब हाथरस में हुकुमदेव सिंह, जब उनका निधन हो गया था, उसके बाद उपचुनाव हुए थे, वहां पर सपा का कैंडिडेट ने जीत हासिल की थी, शायद आरएलडी के कैंडिडेट ने जीत हासिल की थी। उस दौरान लोगों ने ये कहा था कि शायद बीजेपी उपचुनाव में अपनी ताकत नहीं लगाती है, लेकिन ये जो चुनाव जीत कर अभी आए हैं यहाँ पर, अभी देखने को मिल रहा है जिस तरह से योगी आदित्यनाथ लगातार, चाहे आजमगढ़ की बात करें, रामपुर की बात करें, हर एक उपचुनाव को बहुत ही, मुझे लगता है, बहुत संजीदा होकर देख रहे हैं और ऐसा है कि जैसे कि ना लाइफ एंड डेथ का सवाल हो गया। ये बदलाव कैसे आया है कि उपचुनाव भी जीतना है? नहीं देखिए, उपचुनाव में भी बीजेपी कोई चुनाव हो सकता है, लेकिन वैसे हमने देखा है कि बीजेपी जब से 2014 से हम देख रहे हैं, 2013 से बल्कि, कि पूरी मेहनत लगाती है, पूरी स्ट्रैटेजी तैयार करती है, उसके बाद कैंडिडेट चुनाव में बहुत ज़्यादा ध्यान देती है और प्रचार में बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। कहीं भी कोई भी कोताही बीजेपी इन चुनाव में, चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे नगर निगम निकाय के चुनाव होने वाले हैं, चाहे वो चुनाव हो, किसी भी तरह की ढिलाई बीजेपी नहीं बरतती। कोई भी पहलू ऐसा नहीं होता जिसको वो ना छुए, जिस पर मेहनत ना करे। यही कमी हमें विपक्ष में दिखाई देती है। अब अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करेंगे कि आजमगढ़ अखिलेश यादव की सीट थी जो उन्होंने यहाँ पे विधायक बनने के बाद छोड़ी थी, या रामपुर जो समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी प्रतिष्ठा की सीट थी, वहाँ पर अखिलेश यादव प्रचार के लिए नहीं जाते हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर समाजवादी पार्टी इन उपचुनाव को क्यों इतने हल्के में ले रही है, या समाजवादी पार्टी, जैसा वहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा और बीजेपी के कई नेताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए चुनाव लड़ रही है और वो पहले ही अपनी हार मान चुकी है, तभी तरह तरह के आरोप लगा रही है। तो अब इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन ये सच है कि अगर पार्टी का बड़ा नेता जाकर प्रचार करता है तो उसका फायदा जरूर मिलता है कैंडिडेट। वाकई में, मतलब अगर सीएम लगातार जाकर वहां प्रचार कर रहे हैं एक सीट पर, एक उपचुनाव पर, वो वाकई में बहुत बड़ी बात है। लेकिन साथ में एक चीज हम ये भी समझना चाहते हैं, क्योंकि लगातार देखिए जो चुनाव हुए, रामपुर की बात की, आजमगढ़ की हमने बात की, अब जो सीट यहाँ पर है गोला गोकरनाथ,
यहाँ पर जो कास्ट फैक्टर को देखा जाए, देखिए दोनों ही सीटों पर, पिछली जो रामपुर की सीट है, आजमगढ़ सीट में, वहां पर मुस्लिम बहुल इलाके थे, वहां पर यादवों की अच्छी खासी संख्या है। इस सीट पर भी यादवों की अच्छी खासी संख्या और मुस्लिम समुदाय भी अच्छे खासे हैं। अगर वो एकजुट हो जाए तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी बन जाती है। लेकिन क्या कास्ट फैक्टर में भी कहीं पर आपको लग रहा है कि एक तोड़ नजर आ रही है, एक शिफ्ट नजर आ रहा है, खासतौर पर जो मुस्लिम वोट है? जी हाँ, देखिए मुस्लिम वोट में हम गए थे प्रचार के दौरान गोला गोकर्णनाथ, और हमने ये देखा कि मुसलमान भी ये कह रहे थे कि वो बीजेपी को वोट देंगे। अब इसके पीछे कई सारी वजह है अमित। एक तो बड़ी वजह ये है कि वहाँ जो वोटर है वो ये कह रहा है कि क्योंकि इस समय सरकार बीजेपी की है तो हमारा काम जो विधायक जो सरकार जिसकी होगी वही कर पाएगा, एक वो वजह है। दूसरी, जो अरविंद गिरी वहाँ से विधायक थे 5 बार के, जिनका बेटा इस समय अमन गिरी चुनाव लड़ रहा है, उनकी छवि बहुत अच्छी है वहाँ पर और वो सबका काम करते थे, वो मुसलमानों में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो अगर आप वहाँ पर कोई भी आम मुसलमान जा रहा हो, उससे बात करेंगे तो उनमें ज़्यादातर ये कह रहे हैं कि हम अमन भैया को वोट करेंगे। उनके पिता नहीं रहे, उनके पिता बहुत अच्छे आदमी थे, हमारा सारा काम करते थे, एक वो छवि है। तीसरी बात यह है कि बीजेपी जिस तरह से कह रही है कि सबका साथ सबका विकास उसका नारा है और इसको ज़मीन पर उतार रही है, यानी जो योजनाएं चल रही हैं वो चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे शौचालय की हो, चाहे मुफ्त राशन हो, चाहे बिजली देने का हो, सारी चीज़ों में उनका कहना है कि मुसलमानों को भी उतनी ही योजनाओं का लाभ मिल रहा है जितना बाकी लोगों को मिल रहा है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो रहा। इसलिए बीजेपी को लग रहा है कि अब मुस्लिम जो हैं उनको, जैसे अभी आपने यहाँ लखनऊ में एक पसमानदा समाज का सम्मेलन हुआ था, उसमें ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री है वो गए, उन्होंने कहा कि आप बिरयानी खाते हैं, वहाँ लोगों से पूछा, उन्होंने कहा खाते हैं। उन्होंने कहा उसमें तेज पत्ता डाला जाता है, जब आप खाने बैठते हैं तो तेज पत्ते को आप डस्टबिन में डाल देते हैं। ठीक उसी तरह से मुसलमानों का वोट का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस ने किया कि वोट लिया लेकिन उनका काम नहीं किया। लेकिन बीजेपी सबका काम करती है, इस तरह की बात ब्रजेश पाठक ने अगर यही ये नैरेटिव अगर बीजेपी समझाने में कामयाब हो जाती है, जिस तरह से बताया कि बिरयानी में तेज पत्ता जाता है, फ्लेवर देता है, फिर तेज पत्ते को उठा के फेंक देते हैं, उसी तरह से समाजवादी पार्टी मुस्लिम समुदाय के वोट का इस्तेमाल करती है, तो अपने आप में बीजेपी का नैरेटिव पहुंच जाता है ग्राउंड पर, तो आप समझ सकते हैं कि 2024 के जो नतीजे होंगे किस तरह के हो सकते हैं। बहरहाल बात करते हैं मुंबई की, क्योंकि अंधेरी इस सीट से ऋतुजा लटके की जीत तय मानी जा रही है। ऋतुजा लटके को अब तक मिले हैं 24,955 वोट और नोटा में 4,712 वोटों ने बटन दबाया। तो शिवसेना उद्धव गुट की कैंडिडेट है ऋतुजा। आपको बताएं, यहां पर जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उनको आखिरी वक्त पर विड्रॉ कर लिया गया था और उसकी वजह यह थी क्योंकि एनसीपी हो या फिर राज ठाकरे हो, सभी ने ये बीजेपी से गुजारिश की थी कि यहां पर जो शिवसेना की ऋतुजा लटके हैं उनको एक तरह से केक वॉक यानी कि वॉकआउट दे दिया जाए। अच्छा दिनेश, जो हम बात कर रहे थे पहले कि नोटा में कितने वोट गिरेंगे, तो नोटा में 4,000 वोट आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अब बीजेपी ने जो कैंपेन चलाया था वो पास हुआ कि फेल हुआ? जी बिल्कुल पास हुआ है। यहाँ तक कि आपको बताऊं, पिछले बार जितने वोट मिले थे नोटा में 4,311 मिले थे 2019 के चुनाव में, जब वोट जीते करीब 1.5 लाख से ज़्यादा गिरे थे। इस बार वोटिंग प्रतिशत महज 31.74 था। बावजूद इसके इस बार भी जो है नोटा जो है यहाँ पर एक बाकायदा कैंपेन चलाया गया भारतीय जनता पार्टी के उन नाराज कार्यकर्ताओं द्वारा कि अब मुर्जी पटेल लड़ नहीं रहे, ऐसे में वो नोटा दबा और उस नोटा का असर दिखाई दे रहा है। बावजूद इसके बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है शिवसैनिक पहुंचे हैं काउंटिंग सेंटर के बाहर। यहाँ पर इन्होंने इसी नोटा कैंपेन के खिलाफ, ये जो उद्धव ठाकरे को मानने वाले शिवसैनिक है, उन्होंने इस नोटा कैंपेन के खिलाफ जमकर जो है कैंपेन अपना अभियान चला और उसका असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि शिवसेना के जो उम्मीदवार हैं ऋतुजा लटके, उन्हें जो है काफी ज्यादा जो है वो वोट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। तो एक कैंपेन करने की जरूर कोशिश की गई है, वोट जो है जरूर जो है वॉकओवर दे दिया ना उन्हें ऋतुजा को मिले, लेकिन करीब 4,000 से ज्यादा नोटा यहाँ तो वॉकओवर दे दिया है ना वहां पर कैंडिडेट को, तो यहाँ पर कैसे तय करेंगे? जी अमित, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ तो वॉकओवर दिया ना बीजेपी ने एक तरह से शिवसेना उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट को, तो ऐसे में क्या वाकई में तय हो पाएगा कि आखिरकार जनता का मूड क्या है, किसके साथ है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक मुर्जी पटेल के बाहर निकल जाने के बाद, नामांकन पीछे लेने के बाद से ही लड़ाई यहाँ पर नहीं थी। लड़ाई सिर्फ यहाँ पर यही थी कि कितने नोटा वोट गिरते हैं, क्योंकि शिवसेना के जो वोट है जो उद्धव ठाकरे को मानते हैं वो इंटैक्ट थे, लेकिन कांग्रेस के वोट कितने ट्रांसफर हुए ये कुल नतीजे जब आ जाएंगे तब पता चलेगा। और इस समय जो ये लड़ाई जो थी, लग रहा था अगर
दोनों तरफ से कंटेस्ट होता तब बात बनती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं है। एक तरफा जीत जो है वो ऋतुजा लटके को मिली है, लेकिन जिस तरह की बगावत हुई उसके बाद इस चुनाव के जरिए जो है शिवसेना जो है, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, वो एक साथ अपने काडर को जमीन पर लाने में कामयाब रही है। अब से कुछ महीनों बाद जो है मुंबई में चुनाव होने वाले हैं, न सिर्फ मुंबई में बल्कि 10 बड़ी महानगर पालिकाओं में चुनाव होने वाले। तो ऐसे में ये जो जीत है वो उद्धव ठाकरे को और उनकी पार्टी के जो अन्य कार्यकर्ता है, नेता है जो बचे हुए हैं, उन्हें जरूर जोश देगी, क्योंकि उन्हें लग ये रहा था कि शिवसेना शायद फिर खड़ी नहीं हो पाएगी। यहाँ पर भले ही लड़ाई नहीं थी, लेकिन जमीन पर के काडर को जो है खड़ा करने में यहाँ पर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे जरूर कामयाब रहे हैं। लेकिन जब मेन चुनाव होगा तब असली पता चल पाएगा कि बीजेपी की ताकत कितनी है, उद्धव ठाकरे की ताकत कितनी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।